हे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? एंड आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। एक बात बताऊँ, आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि सर जब भी इतने सारे वीडियो बनाते हैं तो हमेशा सबसे पहले ये क्यों पूछते हैं कि हे माय डियर स्टूडेंट व्हाट्सअप and how are you, and I hope that I'm also fine and I hope you are fine। ये जो मेरा लाइन है, ये मुझे भी रिसेंटली किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट जो लाइन में बोलता हूँ वो तो मेरा स्टाइल है, इट्स माय स्टाइल। बट सेकेंड जो मैं पूछता हूँ हाउ आर यू एंड आई होप दैट यू आर फाइन, वो इसलिए क्योंकि हाउ आर यू अगर मैं पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई स्टूडेंट्स है नहीं। तो मैं यहाँ पे आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित हो, आप लोग सब सेफ़ हो, आपका हेल्थ अच्छा है। क्योंकि टाइम जो है ना, अभी का टाइम बहुत ही वाइटल है। एंड कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं विश कर रहा हूँ और मैं विश करता हूँ और हमेशा ही करूँगा कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। एंड मैं अगर अच्छा रहूँगा तो उससे आप भी खुश रहेंगे। इसलिए मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि आई एम ऑल्सो वेरी गुड। यानी कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और मैं आपस में हम कनेक्टेड हैं, एक नॉलेज के थ्रू, एक गुड बिहेवियर के थ्रू, एक अच्छे इंसान के थ्रू। सो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे रहें और आई होप आप लोग भी चाहते हो कि मैं भी बहुत अच्छा रहूँ, राइट? सो दैट्स वाई आई यूजुअली मैं इसको यूज़ करता हूँ। एंड खैर एनीवेज, आपको आज एक चीज़ मैं पूछूंगा या फिर एक चीज़ मैं बताऊंगा भी ऑल्सो, कि आप अक्सर देखना कि हमारे लाइफ में हम फाइटिंग करते हैं। फाइटिंग फ्रेंड्स के बीच में होता है, फाइटिंग्स आपका एम्प्लॉयज़ के बीच में होता है, किसी न किसी कारण से हम लड़ते हैं। कई बार फाइटिंग भाई बहन के बीच में हो जाता है, या राइट, कई बार फाइटिंग सोसाइटी के बीच में होता है। यानी ये जो फाइटिंग है वो कभी कभी हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट डिफरेंट रीज़न पर हम करते हैं। बट कुछ लड़ाई ऐसी होती है ना जो बहुत हमें नुकसान पहुंचाता है, और कुछ लड़ाई ऐसी होती है जो हमें कभी करना नहीं चाहिए। अगर हम वो फाइटिंग कर रहे हैं तो नुकसान तो है ही, इट्स नो डाउट, बट सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ पहुंचता है। और कभी कभी कुछ लड़ाई ऐसी भी होती है, अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो इंसान मर जाते हैं सिर्फ लड़ाई की वजह से। आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पे मैं किसी मर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ। कि कई बार हम जब किसी से लड़ते हैं तो वो जो फाइटिंग है इतना डेंजरस मोड में आ जाता है कि इंसान वहाँ पे मर जाते हैं। और ये जो लड़ाई है ये फैमिलीज़ के बीच में जो फाइटिंग है, फैमिलीज़ के बीच में भी, जैसे मैंने अभी को कहा कि भाई बहन के बीच में भी लड़ाई होती है, नॉर्मल है। सास ससुर के बीच में भी लड़ाई होती है, नॉर्मल है। सास बहू के बीच में भी लड़ाई होती है, कभी कभी ये डेंजर मोड में आता है। लेकिन सबसे डेंजर मोड होता है लड़ाई हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ये वो लड़ाई है जिससे पूरे परिवार पूरी तरीके से मतलब हिल जाता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर लड़ाई हो तो एक परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। क्योंकि हस्बैंड के भी कई सारे रिलेटिव होते हैं और वाइफ के भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस परिवार में। क्योंकि वो किसी के बहू हैं, किसी के भाभी है, किसी के ममा हैं, हस्बैंड भी किसी के बेटे हैं, किसी के पापा है। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हुई तो वो बहुत डेंजर सिचुएशन में आ जाता है। और कभी कभी ये लड़ाई इतने हद तक आगे बढ़ जाता है कि आपको पता है कि आगे क्या होता है। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में है, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम में ऐसे हस्बैंड और वाइफ के बारे में कहा गया है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत लड़ाई होती है। लेकिन लड़ाई किस टाइप का होता है, लड़ाई से किसका नुकसान होता है, और इस पोएम में आंट जेनिफर्स टाइगर नाम क्यों दिया गया है, ये सारी चीज़ आज हम इस पोएम में देखेंगे।
डियर, ये पोएम कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो मैं मैसेज आपको सबसे लास्ट में दूंगा। यहाँ पे जितने भी बॉयज़, स्पेशली बॉयज़ लोगों के लिए, स्पेशली मेल लोगों के लिए ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी फीमेल या लेडीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशल मैसेज फॉर बॉयज़, स्पेशल मैसेज फॉर मेल के लिए ये है। सो देखते हैं कि इस पोएम में आगे क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक। सो मैंने जैसे अभी कहा कि ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये लिखा है एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच ने। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आंट जेनिफर्स टाइगर ये नाम क्यों है। देखो यहाँ पे आंट जेनिफर किसी का नाम है, राइट। जेनिफर यहाँ पे नाम है और आंट एक रेस्पेक्टेड वर्ड है, और टाइगर यहाँ पे जेनिफर के जो लाइफ का सिचुएशन हो गया था बाद में, उसके लाइफ के सिचुएशन को कंपेयर किया गया है यहाँ पे टाइगर के साथ। अब किस प्रकार कंपेयर किया गया है टाइगर के साथ वो हम देखेंगे, और यहाँ पे आंट जेनिफर का लाइफ कैसा था वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एड्रिन रिच एक बहुत इमोशनल एंड हार्ट टचिंग मैसेज हमें यहाँ पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ही इज़ टेलिंग दैट कि अक्सर आप देखना, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी समय पहले कहा था कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई जो होती है वो बहुत डेंजर होता है, लेकिन अब ज़्यादातर देखना वैसे कहीं कहीं कम भी है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी है, हस्बैंड वाइफ को बहुत टॉर्चर करते हैं। कहीं ना कहीं फिजिकली हस्बैंड थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तो मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ पर हाथ उठाते हैं, हस्बैंड वाइफ को मारते हैं, और वाइफ भी बहुत अजीब होते हैं। अजीब मीन्स यहाँ पर मैं आपको ऐसा कहूँगा कि किसी की कमजोरी होती है, किसी की मजबूरी होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी उनके हस्बैंड जब उनके वाइफ को मारते हैं, उनके हस्बैंड जब उनके वाइफ को टॉर्चर करते हैं, तो उनकी वाइफ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उनको अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं। वो ऐसा समझ बैठते हैं कि यही मेरा किस्मत है। वाइफ में बिल्कुल हिम्मत नहीं होते हैं, स्त्रियों में बिल्कुल हिम्मत नहीं होते हैं कि वो अपने पति के खिलाफ जाए। रीज़न चाहे कुछ भी हो, XYZ हो, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एड्रिन रिच कह रहे हैं कि इस पोएम में भी ऐसे ही एक लेडी रहते हैं जिसका नाम रहता है जेनिफर, आंट जेनिफर, और उनके हस्बैंड उन पर बहुत टॉर्चर करते हैं। इतना टॉर्चर करते हैं कि उन लेडी के अंदर, यानी जेनिफर के अंदर हिम्मत नहीं होता है हस्बैंड के सामने खड़े होने की। उसको इतना मारते हैं, उसको इतना पीटते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि कभी अगर उनके हस्बैंड घर पे नहीं भी रहो ना, तो उनके वाइफ को हर जगह पे उनके हस्बैंड ही दिखते हैं। मतलब घर के ऐसे कोई सामान नहीं है जिस सामान से उनके वाइफ को उनके हस्बैंड ने पीटा नहीं। यानी मैरिड लाइफ जो था जेनिफर का कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। रात को सो नहीं पाते थे जेनिफर। कई बार ऐसा लगता था कि अभी मुझसे कुछ गलती होगा और मेरे हस्बैंड आके मुझे फिर से मारेंगे। और ये जो चीज़ था ये कई सालों से चलता आ रहा है। जब से मैरिड हुआ जेनिफर की, तब से लेकर मतलब मैरिड के कई सालों तक उनके हस्बैंड उनको मारते थे, उनको टॉर्चर करते थे। मतलब कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड के मन में उनके जेनिफर के लिए प्यार नहीं था, और जेनिफर उनसे प्यार करते थे, लेकिन हस्बैंड इस चीज़ को नहीं समझते थे। और जेनिफर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि वो अपने इमोशनल, अपनी फिज़िकल पेन, अपने मेंटलिटी पेन ये किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कांटेक्ट था ही नहीं। ना उनके फैमिली के कोई रिलेशन में ऐसा कोई अटैचमेंट था, टच में था, ना कोई आसपास के। तो जेनिफर इस चीज़ को ना अपना फेट मान लिए थे।
वो मानते थे कि यही मेरा किस्मत है, उनको डेस्टिनी मान लिए थे। लेकिन कितने दिनों तक, क्वेश्चन ये आता है, कब तक आप किसी के टॉर्चर को सहन करते रहोगे? जेनिफर को एक समय के बाद ऐसा लगा था कि अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप किसी चीज़ को अगर कंटिन्यूसली टॉर्चर करते जाएंगे तो एक समय के बाद या तो वो आपके अगेंस्ट होके आप पे ब्लस्ट करेंगे या फिर वो अंदर ही अंदर मर जाएंगे। यहाँ पर लड़की ने उसके खिलाफ नहीं गए, लड़की उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए। तो उसको पता चल चुका था, कहीं ना कहीं महसूस हो गया था कि जब तक मैं जी रही हूँ मुझे ऐसे ही जीना है। क्योंकि वो अपने मन की बात किसी को कहना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाऊँ, मैं उनसे लड़ूँ, लेकिन हिम्मत नहीं था क्योंकि उनके सपोर्टर नहीं था ना कोई, उनको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं था। वो सोचती थी कि अगर मैं अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जाऊँ, अगर मैं लड़ाई करूँ, अगर मैं फ़ाइट करूँ और अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो उसमें मुझे कौन सपोर्ट करेंगे? अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिए तो मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसे कई लेडीज़ का ऐसा रहता है कि मैरिड के बाद वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ये हस्बैंड मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। और कई परिवार जैसे हमारे समाज में एक रहता है, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन समाज इस चीज़ को मानते हैं, कहते हैं कि लड़की की शादी होने के बाद फिर वो मायके नहीं आ सकते। जबकि मेरा ये मानना है कि शादी के पहले भी लड़की के जितना हक रहता है, शादी के बाद भी लड़की के घर पर उतना ही हक होना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी कुछ नहीं है, अगर हम खुश रहेंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर जेनिफर के सामने ऐसी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने अपने मन की बात को एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की। उन्होंने उनके मन में जो भी इच्छा था, उनके मन में जो भी भावना था, एवरीथिंग उसने अपने पिक्चर में ड्राइंग के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो उस ड्राइंग में उन्होंने एक टाइगर का फ़ोटो बनाया था, जो एड्रिन रिच ने पिक्चर को देखा था। जब उस टाइगर को इस प्रकार उन्होंने ड्राइंग बनाया जैसे कि टाइगर जंप कर रहे। तो यहाँ पर जेनिफर टाइगर के फ़ोटो क्यों बनाए? वो इसलिए बनाए, वो ये कहना चाह रही है कि जंगल में टाइगर एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल निर्भीक है, फियरलेस है। टाइगर आप देखना कभी भी किसी से नहीं डरता है, कभी भी नहीं डरता है। अगर वो अपने आसपास हंटर्स भी देख लेंगे ना तो वो क्या करेंगे, वो चालाकी से शिकार को शिकार करेंगे, लेकिन वो भागेंगे नहीं। अगर वो 2 कदम पीछे भी हो गए ना तो उसका 2 रीज़न होगा, या तो अब वो शिकार पे जंप करने वाले हैं या फिर घूम फिर के फिर आएंगे। तो टाइगर बहुत चतुर होते हैं, टाइगर इज़ वेरी मच क्लेवर एंड वेरी मच डियरिंग। तो वो कह रहे हैं कि टाइगर का एक शिकार को शिकार करने का एक तरीका होता है। आप देखना, जब टाइगर किसी अपने जो क्या बोलते हैं उसको, अपने शिकार पर, अपने जो उसको जब लगता है कि मेरा लक्ष्य मेरा सामने है, तो आप देखना वो ना जब जंपिंग करने वाले होते हैं तो देखना वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। ये देखना आप 2 कदम पीछे होकर देखना, जब वो जंप करते हैं तो उसका दोनों पैर ऊपर की तरफ होता है और 2 पैर नीचे की तरफ होते हैं, यानी वो अपने 2 पैर से अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे जेनिफर ये कहना चाह रहे हैं कि हर लेडी को ना एक टाइगर जैसा बनना चाहिए। हालांकि मैं नहीं बन पा रही हूँ, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन हर औरत को टाइगर जैसा बनना चाहिए। कभी भी हस्बैंड अगर उन पर टॉर्चर करे तो वो एक लिमिट तक सहन करे, लेकिन अगर उसकी चुप्पी को अगर हस्बैंड कमज़ोर समझ बैठे तो उस समय उस लेडी को, उस वुमन को टाइगर जैसा बनना चाहिए, जैसे टाइगर अपने शिकार के ऊपर धावा करते। वो कह रहे हैं कि इवन टाइगर जंगल में भी जब रहते हैं तो बिंदास रहते हैं, उनके मन में कोई डर नहीं रहता है, उनकी आंखें पूरा चमकता है। इवन कभी अगर पेड़ के नीचे उसने किसी इंसान को भी देख लिया कि वो बैठा है तो वो बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर लेते हैं। तो ये जो फोटो है ये देखकर एड्रिन रिच को समझ में आ गया था कि जेनिफर ये ड्राइंग क्यों बनाए। जैसे होता है ना कि हमारे मन में कुछ इच्छा है और वो इच्छा पूरा नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको या तो किसी डायरी में लिख के रखते हैं या फिर कहीं फ़ोटो बना देते हैं
या फिर उसका कुछ वीडियो बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं जो नहीं कर पाया, ये आपको करना है। कई बार देखना कुछ लोग सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं जो नहीं कर पाया, मैं जो नहीं कर पाई, ये आपको करना है, आप ऐसा करना। इसी प्रकार जेनिफर के पास कुछ मजबूरी था जो इस पोएम में नहीं बताया कि उसका क्या ऐसा मजबूरी था कि उसने अपने मन की बात सिर्फ पिक्चर में बताया, बाकी चीज़ों को नहीं बताया। ये इस पोएम में डिस्कस नहीं है, लेकिन उनके पिक्चर को देखकर जो पोएट था उनको समझ में आ गया कि जेनिफर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी। तभी उन्होंने ये फ़ोटो बनाया था और अंत में उन्होंने ये भी लिखा था कि अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं बचूंगी, मेरा मौत नज़दीक आ चुका है। कई बार जेनिफर को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शादी जब से हुई उसके बाद जेनिफर को टाइम ही नहीं मिलता था। दिन भर घर के काम करती रहती थी और ज़रा से भी अगर घर का काम सही नहीं करे और उनके हस्बैंड को अगर पता चल जाए तो जेनिफर को बहुत मारते थे, उसके लिए पनिशमेंट मिलता था। इवन कभी कभी जेनिफर को सिलाई करना, ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जेनिफर नहीं कर पाती थी। सुई में भी धागे नहीं डल पाते थे क्योंकि जेनिफर के हाथ कांपते थे, क्योंकि उसकी उंगली में उसके हाथ पे उसके हस्बैंड मारते थे, तो पूरा घाव था। मेडिकल से भी चेकअप नहीं करवा पाते। इवन कई बार ड्राइंग भी बनाने अगर बैठती थी तो उसके मन में वो ये सोच कर बैठती थी कि कहीं हस्बैंड का आने का समय तो नहीं है, क्योंकि अगर हस्बैंड आकर देखे कि वो ड्राइंग बना रहे और घर का कोई काम नहीं कर रहे तो उसके हस्बैंड उसको फिर से मारते थे। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हस्बैंड कहलाने का कोई लायक नहीं है, ये सिर्फ नाम का हस्बैंड है। एक प्रकार का देखा जाए तो अपने वाइफ के ऊपर वो टॉर्चर करते थे। अब वो क्यों करते थे, उनके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम था उनके वाइफ से, और जेनिफर क्यों इस सारी चीज़ों को टॉलरेट करते थे, ये इस पोएम में मेंशन नहीं है। लेकिन जेनिफर इतना ज़रूर कहा अंत में कि मैं जो चीज़ नहीं कर पाई, ये बाकी लेडीज़ को, बाकी मैरिड वुमेन को करना है कि अगर आपकी शादी होती है तो अगर आपके हस्बैंड आप पर हाथ उठाते हैं, आपको डांटते हैं, तो धर्म पत्नी होने के नाते हमें उन्हें मानना चाहिए। लेकिन अगर वो हमारे चुप्पी को, हमारे साइलेंस को अगर वो वीकनेस समझ कर बैठे तो हमें फिर अपना रास्ता खुद अपनाना चाहिए। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि एक औरत चुप है, एक वुमन चुप है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। उन्होंने सबको ये मैसेज दिया कि हम सबको एक टाइगर जैसा बनना चाहिए। अगर कोई हमारे कमजोरी को, हमारे चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं तो वो उनकी गलतफहमी है। तो ये था आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसमें ये मैसेज जेनिफर ने दिए और इसको समझाया एंड्रिन रिच ने। एंड्रिन रिच बहुत अच्छे इंसान थे, राइट। और इस पोएम का मैसेज आपको क्या सीखने को मिला ये आप ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से मैं कुछ इसका मोरल्स ज़रूर बताऊंगा कि 2 मोरल्स मेरे हिसाब से होना चाहिए। पहला कि कभी भी किसी की चुप्पी को हमें उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, किसी को डांट रहे हो, किसी को बोल रहे हो, हाथ उठा रहे हो और वो चुप है, तो आप ये मत समझो कि वो कमज़ोर है इसलिए आपको कुछ बोल नहीं रहा है। हो सकता है वो आपको रेस्पेक्ट करता है इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, हो सकता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, हो सकता है किसी कारण बस वो चुप है। पहला। दूसरा, शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, यानी मैरिज इज़ अ प्योर ऑफ बॉन्डिंग। ये एक टेम्पल की तरह, एक मंदिर की तरह है। जिस प्रकार मंदिर में हम जाते हैं तो हम पूरा पवित्र होकर जाते हैं, इसी प्रकार शादी का जो बंधन होता है ना, ये भी बहुत पवित्र है। हमें इन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप शादी के रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हो तभी आप मैरिड करो, अदरवाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। और बॉयज़ लोगों के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर आप चाहे बिफोर मैरिड हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपकी कोई वाइफ हो, भले वो कितनी भी गलती करे उन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत गलत है, कभी भी लेडीज़ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप अपने चतुराई से उनको डांट सकते हो, चतुराई से उसको समझा सकते हो, लेकिन उन पर हाथ नहीं उठाना ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता। इट्स अ वेरी
बैड। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड बोल सकते हो, मेरे एक स्टूडेंट बोल सकते हो, उनके न्यू मैरिड हुआ है, मतलब 4 साल ही हुए हैं, लेकिन मैरिड के कुछ दिन बाद ही उनके और उनके हस्बैंड के बीच में बहुत भयानक लड़ाई हुई। और इतनी लड़ाई हुई, उस दिन वो रो रही थी, मुझे बोल रही थी, तो उसके हस्बैंड ने उनको इतना भयानक मारा एक दिन रात को, उसके जो फेस का एक पोर्शन जो जबड़े था ना, जो जॉ था जिसको हम खाना खाते हैं, वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाते हैं। फिर उसके पूरे खून निकलने लगते हैं। फिर कई बार गरम लोहा, जैसे तावा रोटी जिसमें बनाते हैं, उससे उसको उसके बॉडी में डाला। तो कई बार मतलब वो नहीं चाहती थी कि वो ससुराल से मायके आए, लेकिन बाद में मजबूरी में उनको आना पड़ा। लेकिन जब आने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे, फिर भी उनको कहीं ना कहीं परेशान करने लगे। तो ये होता है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि किसी कारणवश वो उनको हाथ उठाए, उसको मारे, और ये उस चीज़ को टॉलरेट करने लगे। अभी क्या हुआ है मुझे आई डोंट नो, लेकिन ऐसा होता है। तो मैरिड लाइफ में ना हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई इतनी डेंजर मोड में चला जाता है कि जहाँ पे इंसान सोच नहीं पाता है हम करें क्या। मैं इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आगे डालने वाला हूँ कि मैरिड लाइफ को मेंटेन कैसे करें, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप जो है कैसे हम इसको ब्यूटीफुल बनाएं। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग इसको पढ़ो, समझो, और मैंने जो आपको समरी समझा है इसका नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड तब तक के लिए सिया माय डियर स्टूडेंट्स।